Assalamualaikum. Today's video is on the standard IFRS 5 non-current asset held for sale and discontinued operation, and in this video we will work on the examples of the given concept that are on the screen, named as measurement and recognition of asset classified as held for sale, and recognition of impairment too. Recognition of impairment and reversal will also be in this video, will be discussed in this video. So not only assets will be discussed in video, we will discuss disposal group as well, its measurement and recognition, and its impairment will be also discussed in this video. So concludingly, we will discuss measurement and recognition of asset and disposal group as well, and recognition of impairment and reversal of impairment will also be discussed. So starting with the question, with the first example. Question is, an asset is classified as held for sale and its carrying amount is 20 million. Its fair value less estimated cost to sell is 17 million. So first of all, we have to classify the asset and work on the asset as an the asset should be carried at the value of as per IAS 16. Because the asset is firstly carried on IAS 16, then it will be moved on IFRS 5. So first we will calculate the value as per IAS 16. So there is no further information given, so we will conclude that this 20 million, the carrying amount of this asset, is calculated as per IAS 16, and it has calculated all depreciation and impairment as required. So now we will transfer this asset in as per IFRS 5. The entry which we will pass is that non-current asset held for sale debit, and the credit will be the plant. अच्छा, तो प्लांट तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 20 मिलियन से. मैंने रुपीज़ इन मिलियंस लिया है, अब आप इसको देख लीजिएगा. 20 मिलियन हमने प्लांट तो हमने क्रेडिट करे 20 मिलियन से, क्योंकि भाई प्लांट तो हम ऑलरेडी अपने एज पर IAS 16 ऑलरेडी मिनिमल वैल्यू पे ले आए हैं. अब मसला ये है कि भाई अब हमें जो IFRS 5 में जब हम वैल्यू को लेके आते हैं, हम नॉन करंट एसेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई करते हैं, तो हम उसको क्लासीफाई करते हैं लोअर ऑफ इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और कैरिंग अमाउंट. अब इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 17 मिलियन, यानी कि अब ये जो 20 मिलियन पे कैरी हो रहा है, ये 20 मिलियन पे एज इट इज़ नहीं जाएगा हमारे डेट एसेट फॉर हेल्ड फॉर सेल में, ये जाएगा हमारा 17 मिलियन से. अब बचा क्या? बचेगा इम्पेयरमेंट लॉस 3 मिलियन का. यानी कि अब हमने एसेट को डायरेक्टली उसके अंदर क्लासीफाई नहीं करना, यानी कि जो वैल्यू आई हमने क्लासीफाई कर दी. सबसे पहले तो हमें देखना है कि भाई आया कि वो उस वैल्यू पे है, जो हमने जिस वैल्यू पे IFRS 5 हमें अलाउ करता है कि वो वाली वैल्यू हमें उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करनी है. तो हम सबसे पहले इसमें दो हमने रूल्स सीख लिए. सबसे पहले तो क्या, कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट एज पर देयर रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स, यानी कि IAS 16 के हिसाब से हमने एसेट कैलकुलेट करना था, लेकिन कैलकुलेशन नहीं सीखी. कैलकुलेशन तो पहले IAS 16 के हिसाब से करना सीख चुके होंगे पिछले क्लासेस में और पिछले लेवल पे. लेकिन अब हमें मसला ये है कि भाई अब हमें क्लासीफाई करना है एसेट इनिशियली एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जैसे मैंने बताया. तो कैरिंग अमाउंट हमारी है 20 मिलियन की और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमारा 17 मिलियन का. तो अब हमें इन दोनों में से किसी एक अमाउंट पे जाना है, लेके इसको रिकॉर्ड करना है. किसी भी एक अमाउंट पे हमें रिकॉर्ड करके नॉन करंट एसेट फॉर सेल डेबिट करना है. तो वो कौन सी अमाउंट होगी? तो स्टैंडर्ड ने बताया कि भाई लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी. अच्छा, ये वीडियोस इसकी मैं एक्सप्लेनेशन पहले इस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन में लास्ट वीडियो में कर चुका हूँ, और एज पर पैराग्राफ की थी मैंने. जैसे पैराग्राफ ने कहा इसी पैराग्राफ में लेते हुए मैं चला था उसको और उसमें कैलकुलेशन की थी. तो यहाँ पे तो सिर्फ इसका इतना सही सोल्यूशन है. ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दूसरे क्वेश्चन में भी सेम आई चीज़ है, लेकिन इसमें यह है कि भाई हेल्ड फॉर सेल जब कर रहे हैं हम, तो कैरिंग अमाउंट वो 20 मिलियन है, लेकिन जब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है तो 24 मिलियन है. अब मसला ये है कि भाई अब हम उसको बढ़ाएं या ना बढ़ाएं. बढ़ा उसी शर्त में सकते हैं कि हमारे पास कोई पिछला एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस का बैलेंस हो.
यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, इसका मतलब कोई बैलेंस नहीं है पिछला। ऐसा केस आएगा, वो आगे मैंने मेंशन किए वैसे सवाल मैंने हैं हमारी इस वीडियो के अंदर, वो हम आगे चलेंगे तो हम उसमें काम करेंगे और उसमें देखेंगे भाई किस तरीके से करना है। तो सिंपल यहाँ पे एंट्री पास कर देता हूँ मैं। क्या एंट्री पास होगी? नॉन करंट एसेट फॉर हेल्ड फॉर सेल 20 मिलियन और प्लान भी 20 मिलियन। अच्छा, यहाँ पे कंपैरिजन कर लें कि भाई कैरिंग अमाउंट क्या है 20 मिलियन की है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है 24 मिलियन। अब स्टैंडर्ड ने कहा है कि हमें लोअर ऑफ लेके जाना है, या तो कैरिंग अमाउंट पे या फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। लोअर कौन सा है? 20 मिलियन, ऑलरेडी 20 मिलियन पे रिकॉर्डेड है, तो हमें कोई फर्दर लॉस वगैरह बुक करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल को डेबिट कर देंगे और ये हमारा एसेट क्लासीफाई हो जाएगा एज हेल्ड फॉर सेल। ठीक है। अच्छा, अब हम अगले सवाल में पढ़ते हैं। तो अगले सवाल को इस तरीके से कहता है कि एंटिटी कैरी करती है अपने लैंड को फेयर वैल्यू बेसिस पे, यानी IAS 16 पे अगर काम कर रही है तो ये रिवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल कर रही है। वन पीस ऑफ लैंड एट अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹60,000 ऑन January 1, 2017 classified as held for sale, its fair value being estimated at 2,000. The asset was sold on June 30, 2017 at the price of 67,000। यानी कि भाई हमारा एक लैंड है जो कि हम रिवैल्यूएशन मॉडल में उसको कैरी करते हैं और हमारी उसकी कैरिंग अमाउंट है 60,000। कब है? हमारी January 1, 2017, यानी बेचने से 6 महीने पहले की, और हमने उसी डेट को हमने क्लासीफाई कर दिया एज हेल्ड फॉर सेल। और उसकी फेयर वैल्यू बीइंग एस्टिमेटेड है, नहीं सॉरी ये क्वेश्चन में ज़रा मिस प्रिंटिंग है, इसकी फेयर वैल्यू एस्टिमेटेड है 70,000 की, ₹70,000 and cost to sell is 7,000। कॉस्ट टू सेल इज ₹2,000। सही है। अच्छा, अब हम किस तरीके से उसको करेंगे कि हम सबसे पहले तो भाई हम अपने लैंड को रिवैल्यू कर दें, क्योंकि रेंट में बताया कि फेयर वैल्यू एस्टिमेटेड है 70,000 पे। तो हम सबसे पहले अपना रेंट रिवैल्यू करेंगे, यानी हम IAS 16 की कैलकुलेशन पहले करेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले सवाल में बताया था कि सबसे पहले उसके रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे हमें मौका मिला है कि भाई हम सबसे पहले उसके रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड से कैलकुलेशन करें। सबसे पहले हमें क्या एंट्री पास करनी होगी? लैंड डेबिट होगा हमारा और हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा 60 मिलियन की हमारे पास लैंड पड़ी हुई है। अब हमें 70 मिलियन पे कैरी करनी है, तो 70 माइनस 60, तो 10 से हमारा लैंड डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन सरप्लस 10 से हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद हम लोग क्लासीफाई कर देंगे इसको एज हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर सेल में क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले इसकी एंट्री पास होगी, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल डेबिट हो जाएगा हमारा और हमारा लैंड क्रेडिट हो जाएगा। सही है। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कितने से डेबिट होगा हमारे पास? डेबिट होगा हमारे पास 70 से। 70 से कैसे? हमारा लैंड 60 का था पहले और हमने 10 की रिवॉल्यूशन सरप्लस की ऊपर एंट्री पे, तो ये हमारा हो गया टोटल 70 का। 70 से हम इसको क्लासीफाई करेंगे अपने पास और ये हमारा लैंड क्रेडिट हो जाएगा 70 से। इसके बाद फिर उसने कहा कि भाई कॉस्ट टू सेल 2000 है। हमने फेयर वैल्यू का इम्पैक्ट तो ले लिया लेकिन कॉस्ट टू सेल का इम्पैक्ट नहीं लिया, तो हम साथ में इम्पेयरमेंट भी रिकॉर्ड कर लेंगे इस नॉन करंट एसेट की। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट हो जाएगा हमारा और नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कितने से होगा? 2000 से। सही। मैं कुछ जीरोस कॉमन ले रहा हूँ, ये तो अब मैं बोल भी रहा हूँ तो उसमें भी डायरेक्ट समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है। अब हमने क्या पे किया, क्या किया यहाँ तक? अभी हमने सीधा सीधा लैंड को अपने पहले रिवैल्यू किया, उसके बाद उसको क्लासीफाई किया हेल्ड फॉर सेल पे, उसकी कंडीशन मीट होने पे, और फिर हमने कॉस्ट टू सेल का इम्पैक्ट जो नहीं लिया था रिवैल्यूएशन मॉडल पे, पहले रिवैल्यूएशन मॉडल का इम्पैक्ट में लिया, इसके बाद हमने कॉस्ट टू सेल को अपने उसमें लिया, रिकग्निशन में लिया, क्योंकि भाई कॉस्ट टू सेल जो आ रहा है वो हमारा सिर्फ NCA को हेड फॉर सेल में क्लासीफाई करने की वजह से आ रहा है, इस वजह से हमने इम्पैक्ट इसका बाद में लिया है। इसके बाद फिर क्या हुआ भाई? अब आ गई June 30, 2017 आ गई भाई हमारे पास। अच्छा भाई, June 30, 2017 आ गई हमारे पास। अच्छा, अब ये बन नहीं रहा है, उसको बाद में देखेंगे। खैर, June 30, 2017। ठीक है।
ये आ गया हमारा यहाँ पे। अच्छा, अब एंट्रीज की पास कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है एंट्री पास होगी इसकी, यहाँ पे बोला कि भाई एसेट हमारा सोल्ड होगी 67,000 का। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करके भाई हमारा एनसीए किस अमाउंट पे है, हमारा एनसीए किस अमाउंट पे 70,000 जो यहाँ पे हमने डेबिट किया है वो 70,000 माइनस 2,000, तो हमारा यानी एन सी एल फॉर सेल हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अगर हम बैलेंस शीट बनाए तो 68,000 में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, लेकिन हमारा जो एसेट बिका है वो 67,000 का बिका है। तो हमारे पास सबसे पहले कैश आया होगा कितने का, 67,000 का। इसके बाद हमने अपना एन सी हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट किया होगा कितने 68 पे हमारा बुक हुआ हुआ, तो 68 से हम क्रेडिट करेंगे। अब वन का इम्पैक्ट आ जाएगा 1,000 का, वो जाएगा स्टेट इम्पेयरमेंट लॉस में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1,000 का। अब एक और एंट्री पास होगी। एक और एंट्री क्या पास होगी भाई, हमने देखो यहाँ पे एक रिवोल्यूशन सरप्लस लिया हुआ है। अब रिवोल्यूशन सरप्लस हमने डायरेक्ट ओसीआई में लेके गए थे, हम पीएनएल में नहीं लेके गए थे क्योंकि हमें वो रिलाइज नहीं हुआ था। अब हमने डिस्पोज कर दिया तो हमारा रिलाइज हो गया, तो हम उसको अपने पास अपने पीएनएल में ले जाते हैं, अपने पास पहले रिटेन अर्निंग में ले जाते हैं इसको। रिवोल्यूशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा रिटेन अर्निंग में क्रेडिट हो जाएगा। रिवोल्यूशन सरप्लस से हमारा बैलेंस खत्म हो गया और हमारे रिटेन अर्निंग में हमारे पास ये आ गया। सही है, अब इसमें इतना सवाल था, इतने मेन चीज़ इसमें यही थी। अब ऊपर रिवोल्यूशन मॉडल यूज़ हो गया। अब इसमें कॉस्ट मॉडल में बात करते हैं। कॉस्ट मॉडल ये है कि भाई एन आइटम मिस प्रिंटिंग है, एन आइटम ऑफ प्लांट मेजर्ड यूजिंग द कॉस्ट मॉडल है द कैरिंग अमाउंट ऑफ 80,000। कॉस्ट उसकी 1 लाख थी, लेकिन अब डेप्रिशिएट होते होते 80,000 रुपये आ गया है। अब जनवरी 1 2003 का डेटा बताया है कि भाई 80,000 की इसकी वो थी कैरिंग अमाउंट थी, और उसको हमने क्लासीफाई करना है इसको नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में, उसका क्राइटेरिया मीट हो गया और एसेट के प्रीवियसली इम्पेयरमेंट चार्ज हो गया 3,000 का, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अब उसका रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है, एसेट हैज़ बीन प्रीवियसली बीन इम्पेयर्ड बाय 3,000। इम्पेयर्ड की स्पेलिंग गलत है, वो आप देख लीजिएगा। बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, यहाँ पे आ भी गया कि एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस का बैलेंस है 3,000 का। अच्छा, रिक्वायरमेंट में क्या बोला इसने कि भाई हमें जनरल एंट्रीज बना के दिखाओ रिलेटिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट अंडर एज्यूमिंग कि भाई हमारी फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट 70,000 है और एक्सपेक्टेड टू सेल 5,000 है, यानी कि हमारा ये नेट नॉन करंट एसेट फॉर सेल 65,000 का है नेट में, 70,000 माइनस 5,000, यानी हमें सबसे पहले हमें उसको एसेट हेल्ड फॉर सेल में क्लासीफाई करेंगे। हम सबसे पहले तो उसको हम पहले क्लासीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी एंट्री पास होगी एन सी ए हेल्ड फॉर सेल डेबिट 65,000 से, हमने यहाँ पर देख चुके हैं 65,000 किस हिसाब से आया, ये यहाँ पे ये आया इस हिसाब से आया 70,000 माइनस 5,000। ठीक है, इसके बाद फिर हमने इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया क्योंकि भाई हमारा एसेट तो कितने पे कैरी है 80 पे कैरी हो रहा है, तो 80 माइनस 65, तो ये हमारा इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 15,000 का। इसके बाद फिर आ गया हमारा एसेट क्या क्रेडिट हो जाएगा हमारा, सॉरी एन सी, हाँ पहले हमारा एसेट क्रेडिट होगा प्लांट यानी 80,000 का। सही है, हमने ये एक साथ एंट्री पास कर दी। हम सबसे पहले चाहते तो इसको डेबिट करते 80,000 से, उसको क्रेडिट करते 80,000 से, इसके बाद फिर इसको डेबिट करते 15,000 से, उसके बाद उसको क्रेडिट करते 15,000 से, तो नेट एंडिंग बैलेंस 65,000 आना चाहिए था, तो इस वजह से मैंने एक एंट्री पास कर दी। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि भाई अब सब्सिक्वेंट एंट्रीज के लिए अज्यूम करनी है 2 चीज़ें, 2 केसेस बता दिए उसने। भाई क्या केसेस बताया उसने वो देखते हैं हम लोग। अब हम आगे बढ़े इस पर। अब 2 केसेस हम देख लें इसके। 6 मंथ्स लेटर का एक केस है, पहले सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे मैं लिख भी दूँ केस नंबर 1। अच्छा, 6 मंथ्स लेटर जून 30 पे हमने पे वापस देखा कि भाई हमारा क्या एसेट का हमारे क्या हालचाल है, तो पता चला कि भाई उसकी फेयर वैल्यू 70,000 है और एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल 2,000 है, यानी कि हमारा 68,000 का नेट एसेट नेट नॉन करेंट एसेट फॉर सेल हमारे पास है, ठीक है। हमने रिकॉर्ड इसको 65,000 पे किया हुआ है। अब मसला ये हम इसको रिवर्स करेंगे नहीं करेंगे। अब रिवर्स करने का एक चीज़ ये आती है कि भाई हम सबसे पहले देखें कोई इम्पेयरमेंट लॉस है भी पहले से एलोकेट हुआ है या नहीं किया हुआ है, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस पहले से है कि भाई नहीं है। तो हमने यहाँ देखा भाई 3,000 का बैलेंस, तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि भाई ये लिखा हुआ, ये इसने यहाँ पे दिखाया 3,000 का। सही है, एक 3,000 का ये हो गया और एक 15,000 का हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, यानी टोटल का हमारे पास 18,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो हम केस 1 में सबसे पहले उसको रिवर्स करेंगे कितनी, टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस बुक्ड, यानी कि अब हमने 68,000 पे लेके आना, तो हम 3,000 का हमें अपना नॉन करेंट हेल्ड फॉर सेल बढ़ाना है और इम्पेयरमेंट लॉस कम करना है, यानी कि इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि 18,000 का तो वही, तो 3,000 में से रिवर्स करना है। तो नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल डेबिट हो जाएगा
और हमारा इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट हो जाएगा 3000 से। ठीक है, अब ये केस 1 हो गया। अब केस 2 में क्या है, पहले केस 2 पढ़ लें हम लोग यहाँ पे अपना। केस 2 में कहता है कि भाई जून 30 2003 में हुआ क्यों कि भाई फेयर वैल्यू हमारी 90,000 है और एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल 5,000 है, यानी कि नेट में हमारा नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल 85,000 का होना चाहिए था, लेकिन अभी हमारे पास है 65,000 का। तो हम इसको कितना बढ़ाना होगा, हमने उसको लेके जाना होगा 85,000 तक, यानी कि हमें 20,000 का अपना नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल बढ़ाना होगा और 20,000 से अपना इम्पेयरमेंट लॉस कम करना होगा। मगर मसला कुछ यूँ है कि भाई हमारा तो ऑलरेडी इम्पेयरमेंट लॉस का बैलेंस ही सिर्फ से और सिर्फ 18,000 है, तो हम कैसे 20,000 का बुक कर सकते हैं। तो उसका सिर्फ हल एक ही होगा कि भाई हम अपना नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल सिर्फ और सिर्फ 18,000 से बढ़ाएं और इम्पेयरमेंट लॉस सिर्फ 18,000 से कम करें। 20,000 का इम्पैक्ट नहीं जाएगा। उसकी वजह यही है कि भाई स्टैंडर्ड ने कहा है कि भाई जितना बुक हुआ है सिर्फ आप उतना ही रिवर्स करते हो, उससे ज़्यादा रिवर्स नहीं कर सकते। चलें नेक्स्ट सिचुएशन। Item of plant revalue to fair value using revaluation model met all the criteria for held for sale, यानी कि भाई जनवरी 1 2004 पे एक प्लांट है हमारा जो वो रिवोल्यूशन मॉडल यूज़ करता है, वो क्लासिफिकेशन हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया मीट कर दिया। उसकी कॉस्ट 1 लाख है और परचेज़ किया गया था वो जनवरी 1 2001 में। उसकी डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन बेसिस है, यानी कि इसका मतलब उसकी 10 साल की लाइफ है। तो मल्टीप्लाई बाय 10% करो और डिवाइड बाय 10 करो उसको कॉस्ट को, एक ही बात है। फिर फेयर वैल्यू बताई गई 1,20,000 की, कब 2003 में, यानी जब परचेज़ किया उसके 2 साल बाद। तो यानी कि हमें कैरिंग अमाउंट और नहीं बताई हुई, हमें सबसे पहले कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है, यानी एस पर IAS 16 हमने रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड जैसे हमने पहले बात की है उस पर कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले तो हम उस पर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद हम रिक्वायर्ड पर जाते हैं कि भाई हमारी रिक्वायर्ड में उसने कौन कौन किस चीज़ की एंट्रीज मांगी है, तो अपने कौन से केसेस हैं उसके अंदर। सबसे पहले हम अपना प्लांट को लेके आए। भाई प्लांट की कॉस्ट क्या है, 1 लाख। सही है भाई। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उसका 2 साल का, यानी कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20,000। हमने इसको नेट ऑफ किया तो भाई जनवरी 1 2003 पे हमारी कुछ वैल्यू इस तरीके से आ रही थी। ठीक है, मैं कॉमर्स से नहीं लगा रहा, वो फिर वापस वही एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है, अब हमारी इसकी कैरिंग अमाउंट ये आ रही है हमारी। अब मसला ये हुआ कि भाई जनवरी 2003 को हमने रिवोल्यूशन करी, तो रिवोल्यूशन के बाद हमारी कैरिंग अमाउंट होनी चाहिए थी 1,20,000 की, यानी कि यहाँ पे रिवोल्यूशन सरप्लस हमारा क्रेडिट होगा और डेबिट होगा हमारा प्लांट। तो रिवोल्यूशन सरप्लस कितने डेबिट होगा, ऑब्वियसली डिफरेंस से डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई और पिछले केसेस है नहीं, रिवोल्यूशन सरप्लस पिछला है नहीं, कोई रिवोल्यूशन लॉस है नहीं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा हो गया रिवोल्यूशन सरप्लस क्रेडिट हो गया 1,40 से और हमारे एसेट चला गया 1,20 पे। तो ये हमारी कैरिंग वैल्यू हो गई आफ्टर रिवैल्यूएशन। सही है, अब हमने आना है 2004 पे। 2004 पे डेप्रिसिएशन बुक होगा सबसे पहले तो। अब हमारी डेप्रिसिएशन किस पे बुक होगा, 3 साल हमारे गुजर चुके हैं। एक मिनट, सबसे पहले तो हम इसको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर लें। डेप्रिसिएशन हमारा है एसेट 1,20,000 का। सही है, इसमें कितना टाइम गुजर चुका है हमारा, 2002 पे आ गए, 2003 पे आ गए और हम 2004 पे आ चुके हैं, यानी कि हमारे 3 साल चले गए हैं। तो हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 साल की लाइफ थी तो 7 की बकाया बचेगी, तो हमारी 8 से, ये जनवरी 1 से 2001 से 2002 1, 2002 से 2003, तो ये एक और हो गया, यानी 2 हो गया टोटल। अब हम 2004 तक आए तो उसकी डेप्रिसिएशन 8 साल बुक होगी। सही, फिर ये हो गया 15,000। इसके बाद हमने उसको बताया कि भाई हमारी कैरिंग अमाउंट क्या है, भाई
जनवरी 1 2004 पे। तो पता चला हमारी कैरिंग अमाउंट है भाई 1,05,000। सही, 1,05,000 पे हमारा एसेट अभी खड़ा हुआ है 2004 पे। जब ये कब खड़ा हुआ है? जब हमने उसको क्लासीफायर एज हेल्ड फॉर सेल करना है। क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है, मेंशन है कि भाई 2004 में क्लासीफाई किया हुआ है। ये आखिरी में लिखा हुआ है, ये रहा यहाँ पे, ये लिखा हुआ है इसके नीचे, 2004 में क्लासीफाई करना है। तो अब हम लोग केसेस में आते हैं। भाई केसेस में उसने क्या क्या पूछा हुआ है अब हमसे। 2004 में आने में पूछा कि भाई हमारा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 1,00,000 है और एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल 9,000 है। तो सबसे पहले हमारा एसेट ही 1,05,000 पे, सबसे पहले तो हम उसको 1,00,000 पे लेके आएंगे। तो हम केस नंबर 1 पे आ जाते हैं। केस 1, सबसे पहले तो हम अपना एसेट कम करेंगे। रिवॉल्यूशन सरप्लस हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। रिवॉल्यूशन सरप्लस का अकाउंट चल रहा होगा, वो भी हर साल 40,000, उसमें से भी कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो वो अलग, वो हमारा अलग की सीन है, वो अलग ही टॉपिक है, तो उसको मैं यहाँ नहीं छेड़ा। रिवॉल्यूशन सरप्लस डेबिट होगा हमारा और हमारा प्लांट ग्रेड हो जाएगा। 1,05,000 का है तो हमें 1,00,000 पे लेके आना है। तो 5,000 से हम लोग उसको एसेट को क्रेडिट कर देंगे और अपना रिवॉल्यूशन सरप्लस को डेबिट कर देंगे। अब हमारा एसेट आ गया 1,00,000 पे। तो हम 1,00,000 को हम लोग पहले हेल्ड फॉर सेल पे क्लासीफाई कर देते हैं भाई। हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाइड हो गया और प्लांट हमारा क्रेडिट हो गया। किस अमाउंट से? 1,00,000 से। सही। इसके बाद फिर हमने भाई देखा कि भाई हमारी तो आगे उसने और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि भाई एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल भी 9,000 है। तो हम सबसे पहले तो भाई इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर देंगे उसका। हमारा एनसी हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट हो जाएगा 9,000 से। सिंपल, ये एक केस हो गया। ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो बस मैं रिवीजन के तौर पे मैंने ज़रा एक केस निकाल दिया नया कि एक रिवीजन भी हो जाए और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए अगर कहीं वहाँ पे कुछ ना क्लियर हुआ हो तो। सही है भाई। अब केस 2 की बारी आई। केस 2 में भाई उसने क्या बोला? उसने बोला है कि भाई हमारी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 1,50,000 है, यानी 1,05,000 का एसेट है, उसको 1,50,000 पे जाना है, यानी 45,000 से हमारे अपना रिवॉल्यूशन सरप्लस बढ़ाना है और अपना प्लान भी बढ़ाना है। और फिर उसने बाद में बताया कि इम्पेयरमेंट लॉस कॉस्ट टू सेल हमारी 20,000 है, यानी हम उसको एसेट को हम बाद में 20,000 से कम करेंगे। तो हम उसकी वैल्यूज अगर पुट कर दें यहाँ पे हमारा इसको ये उल्टा हो जाएगा, हमारा प्लान डेबिट हो जाएगा हमारा कितने से? 45,000 से। सही है। इसके बाद फिर हम एसेट हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई करेंगे तो कितने पे करेंगे? 1,50,000 पे करेंगे, क्योंकि हमारी कैरिंग अमाउंट ही 1,50,000 है। पहले 1,05,000 थी, उसमें हमने ये 45,000 प्लस कर दिया, ये रहा प्लान डेबिट करके। तो 1,50,000 में हमारा प्लान क्लासीफाई हो गया। जब हम उसको वापस हेल्ड फॉर सेल में लेके जाएंगे तो प्लान 1,50,000 से कम हो जाएगा हमारा। फिर इम्पेयरमेंट लॉस हमारा 20,000 का है, क्योंकि 20,000 ही कॉस्ट टू सेल है। तो 20,000 ही कॉस्ट टू सेल हमने इम्पेयरमेंट लॉस के नाम पे डेबिट करके अपना एनसी हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अब है केस 3। केस 3 की हम देख लेते हैं ताकि यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन हो जाए। ये भी रिवोल्यूशन मॉडल ही हम लोगों ने एक तरीके सीखा है, अभी वापस किया हम लोगों ने। ये पहले कर चुके हैं, वापस भी कर लिया हम लोगों ने एक दफ़ा, इसलिए मैं ज़रा थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूँ उसको मैं। फिर भाई उसमें कहता है कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट 60,000 है, यानी कि भाई 1,05,000 पे तो हमारा ऑलरेडी एसेट है, तो हम इसको 60 पे लेके आएंगे, यानी हमें 45,000 से अपना एसेट डिक्रीज करना पड़ेगा, हमें रिवोल्यूशन सरप्लस खत्म करना पड़ेगा हमारा। तो रिवोल्यूशन सरप्लस ही 40,000 का बुक हुआ है, तो मजीद हम 45,000 पे करने के लिए अपने एसेट को 45,000 से कम करने के लिए तो हम अपना रिवोल्यूशन से लॉस डेबिट करेंगे और उसको पीएनएल में चार्ज करेंगे। और एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल 20,000 है। सबसे पहले तो भाई अपना रिवोल्यूशन सरप्लस डेबिट कर दो, अपना प्लांट क्रेडिट हो जाएगा 45,000 से। लेकिन रिवोल्यूशन सरप्लस पूरा डेबिट नहीं होगा 45,000 से, क्योंकि भाई उसका बैलेंस ही 40,000 है सिर्फ। जो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर है वो जाएगी रिवोल्यूशन लॉस में। $5,000। अब हम जो एसेट अपना हेल्ड फॉर सेल में क्लासीफाई करेंगे वो हम करेंगे 60,000 के अमाउंट पे, क्योंकि 1,05,000 पे तो हमारा ऑलरेडी एसेट है। अब हमने 45,000 से कम किया तो आ जाएगा हमारा, उसकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 60,000 की। 60,000 यहाँ पे, 60,000 यहाँ पे। इम्पेयरमेंट लॉस फर्दर बुक होगा 20,000 का, क्योंकि 20,000 कॉलेज सेलिंग एक्सपेक्टेड कॉलिंग सेलिंग कॉस्ट है, तो ये 20,000 की एंट्री एज इट इज़ वही बनेगी। सही।
उम्मीद है आपको समझ आया, नहीं आया आप फिर भी कमेंट में मेंशन करें, मैं आपको कोई ना कोई आपकी क्यूरीज क्लियर कर दूँगा आपको क्या क्या समझ नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन 6 है डिस्पोजल ग्रुप पे, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो मेन अब हम लोग उस पर आते हैं कि भाई एंटिटी वांट्स टू डिस्पोज ग्रुप ऑफ इट्स एसेट्स एंड क्राइटेरिया फॉर हेल्ड फॉर सेल आर मेट। उसको डिस्पोज करना है अपना ग्रुप ऑफ एसेट और उसका क्राइटेरिया मेट करके IFRS 5 का है। तो एसेट्स फॉर्म अ डिस्पोजल ग्रुप एंड आर मेजर्ड एज फॉलोज। भाई ये है 5 एसेट हैं जो कि डिस्पोजल ग्रुप के अंदर मौजूद है। गुडविल है, रिवोल्यूशन मॉडल है पीपी का, कॉस्ट मॉडल है पीपी का, इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अब उसने 2 फिगर्स दिए हैं, एक तो बताया कि भाई रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे और क्लासिफिकेशन और हेल्ड फॉर सेल पे ये सब इस तरीके ये वाली वैल्यूज जो हैं वो हेल्ड फॉर सेल पे क्लासीफाई होने से पहले की हैं, सही, और रिपोर्टिंग पीरियड के बाद की। और ये जो फिगर्स है ये भी क्लासिफिकेशन हेल्ड फॉर सेल पे पहले की है, लेकिन ये उस वक्त की फिगर है जब हमने उसको क्लासिफाई कर दिया एज पर रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स, हमने उसको कैलकुलेट कर दिया एज पर रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड, जैसे मैंने पहले बात की थी। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे फिर इसको सॉल्व करते हैं। एंटिटी ने रिकॉग्नाइज किया लॉस ऑफ 1100 इमीडिएटली बिफोर क्लासिफाइंग द डिस्पोजल ग्रुप एज हेल्ड फॉर सेल, यानी जो 1100 का लॉस है, ये 1100 का लॉस आया है क्लासिफाइंग कैलकुलेटिंग योर एसेट्स इन द डिस्पोजल ग्रुप एज पर देयर रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड, इस वजह से 1100 का लॉस आया है। अब यहाँ भी देख सकते हैं 1600 माइनस 16,000 माइनस 14,900, तो ये 1100 का लॉस इस वजह से है। और फिर एंटिटी ने बताया कि भाई जब पूरा डिस्पोजल ग्रुप ने जब मेजर कर लिया, उसको क्लासिफाई फॉर सेल कर दिया, उसके बाद जो हमने इसकी डिस्पोजल ग्रुप की वैल्यू होगी फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल वो 13,000 है। तो भाई उसने बोला जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करो उसके डिस्पोजल ग्रुप को क्लासिफाई करने की और हेल्ड फॉर सेल और उसकी इम्पेयरमेंट की। सबसे पहले हम देख लें भाई, यहाँ पे देख लेते हैं गुडविल 1500 की थी, 1500 की थी, IAS 38 के हिसाब से हमने वही रखी है, हमें नहीं लगा कोई चेंज होगा। रिवोल्यूशन मॉडल का पीपी हमारा 600 का था, हमने 4,000 पे क्लासीफाई कर दिया उसको IAS 16 के हिसाब से। कॉस्ट मॉडल 5700 का था, 5700 पे रहा IAS 16 के हिसाब से। इन्वेंट्री हमने IAS 2 के हिसाब से कैलकुलेट करी, लोअर ऑफ इट्स कॉस्ट और इट्स NRV, तो 2400 से 2200 पे आ गई। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट 1800 से 1500 पे आ गया एज पर IFRS 9। तो ये तो हमने भाई रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड से कैलकुलेट कर दिया। अब भाई एक और बात मुझे याद दिलानी है आपको कि भाई हमने शुरू में जो हमने एक आध वीडियो सबसे पहली वीडियो IFRS 5 की जो हमने 1 to 14 के पैराग्राफ की जो वीडियो बनाई थी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि भाई उसके अंदर मैंने कुछ अपने स्टैंडर्ड से मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स बताए थे कि भाई ये स्टैंडर्ड्स हम IFRS 5 में अप्लाई नहीं होते, भले क्लासिफाइड हो जाते हैं लेकिन वो IFRS 5 पे अप्लाई नहीं होते। कौन कौन से वो मैं वापस दोहरा देता हूँ ज़रा ताकि दफ़ा रिवीजन हो जाए। IAS 12 के जो एसेट्स हैं वो डिस्पोजल IFRS 5 के थ्रू अकाउंट फॉर नहीं होते। IAS 2 के एसेट्स, IFRS 9 के एसेट्स, IAS 40 के एसेट्स, IAS 41 के एसेट्स, IAS 19 के एसेट्स, ये सब हम लोग उसको IFRS 5 के हिसाब से डील नहीं करते, वो रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड के हिसाब से डील हो गए, वो डील हो गए, वो अब यहाँ पे इनका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। यानी हम इम्पेयरमेंट लॉस अब बुक करेंगे हम लोग, फर्दर इम्पेयरमेंट लॉस भी तो है ना, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे मैं दिखाता हूँ वापस एक दफ़ा। ये देखें भाई, सबसे पहले तो हम उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं हेल्ड फॉर सेल पे। हेल्ड फॉर सेल पे क्लासीफाई करेंगे तो NC हेल्ड फॉर सेल डेबिट करेंगे कितने से, ये 14,900 से, जब हम जो हमने आखिरी कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट किया इस अमाउंट से हम लोग उसको डेबिट कर देंगे 14,900 से। और क्रेडिट क्या करेंगे, ये सारे एसेट क्रेडिट कर देंगे क्योंकि भाई ये सब एसेट अब चले गए हेल्ड फॉर सेल के अंदर। सही है, अभी किस अमाउंट से होंगे, 14,900 से, और जो क्रेडिट होंगे वो सब ईयरली अमाउंट्स। ये क्रेडिट हो गई सारी, इसका बैलेंस भी 14,900 ही बनेगा इसको टोटल करेंगे तो। अच्छा, अब ये हमारी एंट्री पास हो गई, इसको डिस्पोजल ग्रुप को ऐसा हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई करने की सेम उसी तरीके से एंट्री है जिस तरीके से हम इंडिविजुअल एसेट को भी क्लासीफाई करते हैं। हम इंडिविजुअल एसेट को एक दफ़ा करते हैं, यहाँ पे एक ही इतने सारे एसेट एक ही दफ़ा में सारे हेल्ड फॉर सेल में चले जाएंगे। अच्छा, अब क्या करना है, अब भाई हम इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना है, क्योंकि क्यों इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एंटिटी ने जब मेजर किया डिस्पोजल ग्रुप की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो आई 13,000, जबकि हमने कितने बुक किया हुआ है, ये 14,900 बुक किया हुआ है। तो उसको क्या करेंगे भाई, इम्पेयरमेंट लॉस एलोकेट करेंगे। इम्पेयरमेंट लॉस कैसे एलोकेट करेंगे, सबसे पहले सारा इम्पेयरमेंट लॉस उसमें क्लासीफाई हो जाएगा हमारा, पहले सारा गुडविल में चला जाएगा, जितना भी है, जितना हो सकता है, कितना हो सकता है भाई, 14,900 माइनस 13,000, तो ये 1,900 का लॉस बनेगा। 1,900 में से 1,500 तो पूरा इसमें चला गया। अगर 2,000 अगर इम्पेयरमेंट लॉस ही सिर्फ 1,500 का होता तो यहाँ पे आएगा 1,500 में पूरा खत्म हो जाता। इम्पेयरमेंट लॉस 1,400 का होता तो पूरा का पूरा 1,400 उसके अंदर एलोकेट हो जाता है। यानी कि जितने जैसे कि IAS 36 के हिसाब से एलोकेशन होती है, सेम इसी तरीके से एलोकेशन होगी। इसकी मजीद कॉन्सेप्ट की क्लियरिंग के लिए आप इससे पहले वाली एक वीडियो है पैरा 15 to 29 की, वो देख लें तो उसमें ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले तो हम 1,500 से इसको कम कर देंगे अपने एसेट को पीपी रिवोल्यूशन मॉडल पे। अब बचा पीछे कितने, 400 का बैलेंस बचा हमारा।
तो 400 हम एलोकेट करेंगे इन दोनों में सिर्फ, क्योंकि ये जो दो एसेट है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ये इस IFRS 5 के हिसाब से अकाउंट फॉर नहीं होते, IFRS 5 के हिसाब से क्लासीफाई नहीं होते। तो हम 400 को इनके अंदर एलोकेट कर देंगे किस हिसाब से, इनकी कैरिंग अमाउंट के हिसाब से। तो 4000 डिवाइडेड बाय 5700 प्लस 4000 कितने हो जाएंगे, 9700 इंटू 400। सही, ये आ गया 235, एक में आ गया 135, 100 में आ गया 235। अब आ गई कैरिंग अमाउंट, सब देख लेते हैं वापस। आफ्टर एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स क्या आएगी भाई, यहाँ पे हम इसको क्लिक कर दें भाई, ये आ गई हमारी, ये कैरिंग अमाउंट्स आ गई, ये 13,000 हो जाएगा, ये 13,000 आ गया। यानी कि हमारा पूरा डिस्पोजल ग्रुप 13,000 पे क्लासिफाइड है, और ये इम्पेयरमेंट लॉस होगा हमारा 1900 का, ये यहाँ पे देख लिया 1900 का आ गया। सही है, अब इसकी इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री पास कर देते हैं। इसकी सेम इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री होगी जैसे हमने ऊपर डिस्कस की, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, और हमारा NC हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट 1900 से, सिंपल। ये हमारे यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए क्लियर, और कुछ मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है आपको सारे ही क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल आराम से लेके चला हूँ। अच्छा खासा टाइम ले लिया मैंने इस कॉन्सेप्ट में, 30 मिनट से ऊपर की वीडियो हो गई है ये। तो उम्मीद है आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, क्लियरेंस मिली होगी। कुछ ना हुए हो तो आप इससे पहले की वीडियो जो एक है, वो जो मैंने डायरेक्ट स्टैंडर्ड से लिंक करके बताई है, वो ज़रूर देखिएगा, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। उससे जो चीज़ें यहाँ नहीं समझ आई, उससे वहाँ समझ आ जाए। और अपने वो देख ली होगी तो यहाँ पे देखने में और आसानी होगी, यहाँ पे इसको समझने में। तो मज़ीद वीडियोस के लिए अपना मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप मेरे वीडियोस अपलोड करने से नोटिफाइड रहें। और अपने ये वीडियो अपने दोस्तों में और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें।